चलो, तो क्या डिस्कस करना है अपने लिए आज? तो यहाँ पे ना एक दो चीज़ देखो। सबसे पहले कि अपन ने आंसर राइटिंग जो सेशन का नाम रखा है, तो सेशन का नाम क्या है, क्या लिखा हुआ है? चलो, अब कुछ कुछ चीज़ें तुम लोग बताते जाना कि आर्ट और जो साइंस होता है दोनों सिमिलर होते हैं कि डिफरेंट होते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आर्ट और साइंस को डिफरेंट बना देती है? साइंस में पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उनको ही फॉलो करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं, ठीक है, ठीक है। काम की चीज़ अभी जो सामने आई है, आर्ट किससे आती है? प्रैक्टिस से। फॉर एग्जांपल लेते हैं कि यदि तुमने केमिस्ट्री की बात करें या फिर हम फिजिक्स या मैथ्स की बात करें। अब तुम बताओ, तुमने फिजिक्स में एक बर्नौली थ्योरम का नाम सुना होगा। एक सिंपल सा डेरिवेशन होता है। अब यदि मैं उसको 2 बार सॉल्व कर लूँ तो उसके बाद मैं कोई भी क्वेश्चन करूँगा तो वो सही होंगे या गलत होंगे? सही होंगे। अब चाहे मैं बर्नौली थ्योरम पे ना 2 क्वेश्चन कर लूँ या 200 क्वेश्चन कर लूँ, आंसर हमेशा सेम आएगा। तो वो हो जाता है साइंस। अब लेकिन आर्ट में क्या होता है कि मान के चलो कि आज मैंने स्केचिंग बनाना सीखा है और मैंने इस मोबाइल की स्केच बनाई है आज पहली बार। तो कुछ एक स्केच बन रही होगी, मैं कल फिर बनाऊँ, परसों फिर बनाऊँ और 1 साल तक लगातार बनाता जाऊँ, तो क्या लगता है सबसे अच्छी स्केच कौन सी होगी इस मोबाइल की? फर्स्ट डे वाली कि 1 साल बाद वाली? तो इसका मतलब क्या हुआ? आंसर राइटिंग साइंस है कि आर्ट है? तो आर्ट का मतलब क्या है कि हम ना जैसे जैसे आंसर राइटिंग करते जाएंगे ना, आंसर राइटिंग क्या होती जाएगी? इम्प्रूव होती जाएगी। क्या होती जाएगी? इम्प्रूव। तो जिस किसी को भी लगता है कि वो पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, डायरेक्ट मेंस में जाके आंसर लिख लेगा, तो बिल्कुल लिख लेगा, लेकिन गारंटी क्या है? अगले साल फिर मेंस लिख रहा होगा और 5-6 मेंस में ना वो आंसर ही लिख रहा होगा। तो देखो सिंपल सी बात है, या तो पहले मॉक दे लो या मेंस में जाके मॉक दे लो। मॉक तो तुम्हें देना है लाइफ में। बिना मॉक अटेम्प्ट दिए ना काम नहीं चलने वाला किसी का, ना मेरा ना तुम्हारा, ठीक है। तो सिंपल सा ये है, जो ना जितने दिन आंसर लिख लेगा और जितने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को एड्रेस कर लेगा उसकी उतनी चीज़ें सही होती जाएंगी, और जो जितना ज़्यादा आंसर राइटिंग से भागेगा उतना ही वो पीछे होता जाएगा। इसलिए बार बार मैं क्या कह रहा हूँ ना कि इसको आर्ट बना के रखना है, क्योंकि साइंस में हमेशा क्या होता है ना, एक बार कर लोगे चीज़ें लाइफ टाइम के लिए याद हो जाती है। आर्ट में ऐसा नहीं होता है, डेली परफेक्शन लाना पड़ेगा, डेली मेहनत करनी पड़ेगी और एकदम मजदूरों जैसी मेहनत करनी है। ध्यान रखना कि ना पढ़ने के टाइम पे स्मार्ट वर्क होता है, आंसर राइटिंग में सिर्फ हार्ड वर्क होता है। स्मार्ट वर्क कहाँ होगा? अपन जब प्रेजेंटेशन वाली बातें करेंगे कि प्रेजेंटेशन को कैसे इंप्रूव करना है, तब स्मार्ट वर्क होगा। अदरवाइज डेली सिर्फ क्या करना है? हार्ड वर्क। और इस बात की गारंटी तुम अपने सीनियर लोग से पूछ सकते हो कि जो लास्ट टाइम अपन ने सेशन चलाए थे और जो पूरे कंटिन्यूसली बैठे हैं, तो उनसे पूछना उनके पहले दिन के आंसर और लास्ट दिन के आंसरों में कितना ज़मीन आसमान का अंतर है। और जो लोग थोड़े से इंटेलिजेंट थे, जिनको लगता था हम तो स्मार्ट वर्क कर लेंगे, पहली चीज़ तो पेपर भी भरपूर छूटे हैं, और यदि पूरे हो भी गए हैं तो जो यहाँ लिख रहे थे वही वहाँ पे लिख रहे हैं, और भगवान ने चाहा तो तुम्हारे साथ फिर लिख रहे होंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतनी ज़्यादा चीज़ हमारे साथ अच्छी होती जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज़ अपन समझते हैं यहाँ पे कि अब जो हमारी यहाँ पे आंसर राइटिंग है ना, इसको हमें ना 3-4 चीज़ों के थ्रू हम समझते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर हो चुकी है कि ये हमारे लिए किसका फॉर्म हो चुका है? आर्ट का। तो आर्ट मतलब क्या चाहिए हमारे लिए? यहाँ पे क्या करना है? डेली प्रैक्टिस। और जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते जाएंगे उतने ज़्यादा हमारे आंसर पॉलिश होते जाएंगे। पहली चीज़ हमारे दिमाग में क्लियर हो चुकी है। सेकंड चीज़ हमारे दिमाग में क्या क्लियर करना है ना कि ना मैं तुम लोग से बोलूँ कि मैं तीर कमान दे रहा हूँ और बोर्ड पे तुम्हें सामने चलाना है, इस दीवार पे चलाना है, तो चला लोगे नहीं चला लोगे? पॉइंट नहीं बता रहा हूँ कहाँ पे मारना है, ये बोल रहा हूँ सिर्फ दीवार पे मारना है। सबके हाथ में एक बॉल दे दूँ और बोलूँ तुम्हें इस दीवार पे कहीं भी मारना है, तो मार दोगे नहीं मार दोगे? ठीक है। अब मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि तुम्हें बॉल ना इस वाले पॉइंट को हिट करनी है, इसके बाजू में एक और जो पॉइंट है ना वहाँ हिट होनी चाहिए, ना है यहाँ हिट होनी चाहिए, बॉल सिर्फ यहाँ पे हिट होनी चाहिए। अब क्या लगता है हिट हो पाएगी नहीं हो पाएगी? तो सेम चीज़ ना आंसर राइटिंग के साथ है। अपन लोग के साथ गलती क्या होती है ना, तुम्हारे साथ नहीं मेरे साथ भी यही हुई है कि हम ना मेंस में लिख के आ जाते हैं
और हम बाहर आके ना तालियां बजा लेते हैं कि आज पेपर कंप्लीट हो गया। तो पेपर कंप्लीट होने से सिलेक्शन की गारंटी है क्या? अपन बहुत प्रैक्टिकल वे में आते हैं, पहले थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं, फिर बाद में मोटिवेट होंगे। चलो बताओ, टोटल नंबर ऑफ इस बार कितने लोग को यहाँ मेंस के कॉल आए हैं? रफ आइडिया 13,500। चलो अपन राउंड फिगर कर लेते हैं, मैथ्स अपन सबकी खराब है, ऐसा मान लो 14,000 लोग। तो ये लोग किसके लिए जा रहे हैं? मेंस के लिए। अब फाइनल इंटरव्यू जो कॉल आएंगे कितने लोगों के लिए आएंगे? तो चालू हुए थे 14,000 और बचे कितने हैं? ठीक है, फाइनल सिलेक्शन कितनों का होगा? और कम हो गए हैं। अल्टीमेटली बनना सबके लिए क्या है? नायब तहसीलदार की डिप्टी कलेक्टर। अब बचे कितने हैं? तो ये बताओ कितने लोग ऐसे होंगे जो मेंस देने जा रहे हैं और आंसर नहीं लिख रहे होंगे? तो मुझे लगता है एक आध कोई ऐसा होगा। मतलब आंसर कितने लोग लिख रहे हैं टोटल? 14,000। कितने लोग लिख रहे हैं? तो यदि हम डेली लिखते जाएंगे आंसर, हम डेली आंसर राइटिंग करेंगे, तो हम यहाँ पे होंगे कि यहाँ पे होंगे? 14,000 पे हो जाएंगे। तो कुछ ना कुछ तो मैं अपनी कॉपी में एक्स्ट्रा करना पड़ेगा ताकि हम लोग कहाँ पे आ जाएं। अब 1500 में आना और प्री से बाहर हो जाना एक ही बात है कि अलग अलग बात है? देखो ध्यान रखना ना, लाइफ ना अपनी हमेशा ये होती है, क्या होती है? तो या तो लाइफ में क्या मिलता है या फिर क्या मिलता है? कैट की तैयारी तो करनी रहे अपन यार कि IIM इंदौर नहीं मिलेगा, अहमदाबाद नहीं मिलेगा, तो प्रेस्टीज से MBA कर लेंगे, या तो बन जाओगे या फिर अगले साल फिर प्री दे रहा हो गया। और पता है प्री किसी का सगा नहीं होता। पता चले इस बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, अगले 2 साल प्री निकल रहे लाइन से। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें कैसे भी करके सबसे पहले कहाँ पे आने की जुगाड़ करनी है? 450 में, कि भाई एक पोस्ट अपनी उठ जाए। फिर उसके बाद ऐसा कुछ करना है जो और कोई भी नहीं कर पा रहा है। सिर्फ कितने लोग कर पा रहे होंगे? मैक्सिमम 23। तब अपन क्या बन पाएंगे? डिप्टी कलेक्टर। कितने लोगों को लगता है कि प्रिपरेशन में लक फैक्टर होता है? बिल्कुल सही कह रहे हो, लक फैक्टर बिल्कुल होता है। और मैं कहूँगा लक फैक्टर पता है कितने % होता है? 90%। और मेहनत कितनी होती है? 10%। लेकिन प्रॉब्लम पता है अपन लोग के साथ क्या है? इस फैक्टर को मजबूत करने के लिए ना अपन लोग कितने % मेहनत कर लेते हैं कि अपन 89% मेहनत करते हैं ताकि लक हमारा मजबूत हो जाए। लेकिन मेहनत के लिए ना यहाँ पे पता है अपन सब कितनी मेहनत करते हैं? तो लक फैक्टर ना तब मजबूत होता है जब पहले अपन क्या कर लेते हैं? मेहनत। तो बिना मेहनत के लक साथ देती है किसी का? एक आध मिल जाता है हर साल, ठीक है, वो एक्सेप्शन है। और तुम अपने आप पे यकीन मानो तुम वो नहीं हो। और यदि हो भी तो अभी हमें भी नहीं पता, तुम्हें भी नहीं पता, वो सिलेक्शन का पता चल जाएगा कि जब सिलेक्शन हो रहा होगा अपन कहेंगे अच्छा इसका हो गया, अरे यार अब तो भरोसा उठ गया ऐसे एग्जाम से। तो वो आदमी अपन को नहीं बनना है। मतलब सोचो ना यार तुम सेलेक्ट हो रहे हो, लोग को सम्मान करना चाहिए, और लोग क्या बोल रहे हैं बाद में? अरे यार इसका निकल गया यार, बताओ PSC का लेवल ही नहीं है कुछ। तो उस कैटेगरी में अपन को नहीं आना है। तो हमारी पूरी जो मेहनत चलेगी वो मेहनत हमारी कहाँ के लिए चलनी है? कि हमें ना ये वाला फासला पार करना है कि हमें ना 14,000 से कहाँ पे आके खड़े होना है बाद में? 23 में। अब बाकी फिर वो कैटेगरी के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें बदलती जाएंगी, ठीक है। अब वही अपन ने बात की थी बॉल फेंकने वाली, कि बॉल फेंके जा रहे हैं, टारगेट पे लग नहीं रही है। रीज़न क्या है कि हमें ना पता ही नहीं है कि टारगेट कहाँ बनाना है। तो जो आंसर राइटिंग में ना सबसे दिक्कत वाली चीज़ होती है, या जो सबसे टिपिकल एरिया होता है जहाँ पे हर कोई आगे फंस जाता है, तो वो एरिया क्या होता है कि क्वेश्चन को सही से पढ़ पाना। क्या कर पाना? क्वेश्चन को सही से पढ़ पाना। तो जो भी हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? कंस्ट्रक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? निर्माण करना, बनाना, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे क्या लिखा है? तो डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा? क्या करना? विनाश करना, तोड़ना, फोड़ना। तो यहाँ पे किसको तोड़ेंगे फोड़ेंगे अपन? हाँ, जो भी आदमी ने कॉपी बांटी है उसमें 2 देने चालू कर दी जाके कि आधा घंटे एक्स्ट्रा चाहिए।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। गांधी जी ने बोला है हिंसा बहुत बुरी चीज़ है, और बाकी संवैधानिक रूप से हिंसा और ही बुरी चीज़ है, तो उन्होंने गांधी जी के हिसाब से नहीं, वैसे भी हिंसा नहीं करनी है। तो यहाँ पे अपन किसको तोड़ेंगे? सबसे पहले क्वेश्चंस को। किसको तोड़ेंगे? तो मान के चलो कि ना 90% आंसर हमारा तभी खत्म हो जाता है जब हम किसको कवर कर लेते हैं? अपने क्वेश्चन को। अब अपने साथ ना प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम ना बैलेंस वे में काम नहीं करते हैं, ठीक है। अब हम समझते हैं बैलेंस और अनबैलेंस वे का अंतर क्या है। ये बताओ, तुम्हारी गाड़ी की जो की है, मोटरसाइकिल चालू करने की चाबी है, वो बंद है और तुम किक मारे जाओ तो कभी गाड़ी चालू हो सकती है? 10,000 साल किक मारे जाओ, गाड़ी चालू हो सकती है? नहीं। चाबी चालू कर दो, अब चालू होगी कि नहीं होगी? तो सेम ना आंसर राइटिंग के साथ है कि हमें ना क्वेश्चन खुद बताता है कि भाई मेरे अंदर ये लिखो, कि बहन मेरे अंदर ये लिखो। क्वेश्चन खुद तुमसे बोलेगा, लेकिन बशर्ते कंडीशन क्या है? तुम्हें क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को तुम सब लोग पढ़ो, और अब देखो इस क्वेश्चन के कितने पार्ट हो रहे हैं। सब लोग टाइम लो और पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यदि तुम्हें पार्ट समझ में आ गए, क्वेश्चन टूट कितनी बार सकता है, तो आंसर अपने आप हमारे सामने है। कितने लोग हैं जिनको लग रहा है इसका एक ही पार्ट है? चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्ति होती जा रही है। 2 पार्ट वाले कितने लोग हैं? चलो 3-4 लोग हैं, ठीक है। 3 पार्ट वाले, चलो मतलब बहुत सारे लोग हैं जो बोधि तत्व को प्राप्त कर चुके हैं, उनको दिख रहे हैं 3 पार्ट हैं। एक आध कोई जिसको 4 पार्ट दिख रहे हो? कोई भी एक आध? चलो अब तुम बताते जाओ कि व्हाट वाज द नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के विद्रोही का प्रकृति या स्वरूप क्या थी? तो ये तुम्हारे हिसाब से कौन सा पार्ट हो चुका है? ठीक है। अब दूसरा पार्ट है, क्या उसे प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहना उचित है? तो ये दूसरा पार्ट हुआ कि ये फिर 2 पार्ट में ब्रेक होगा, 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। तो पहला पार्ट क्या होगा कि कहना क्या है, और तीसरा पार्ट क्या हो जाएगा? उचित। अभी बताओ इस क्वेश्चन को जब हमने तोड़ा है तो कितने सेकंड लगे क्वेश्चन तोड़ने में? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, मैक्सिमम 20 सेकंड में क्वेश्चन टूट चुका है। अब तुम सोचो, अभी तुम्हारे लिए 2 पेज लिखने थे। कितने पेज लिखने थे? 2 पेज। और तुम्हें क्वेश्चन सिर्फ एक ही पार्ट दिख रहा था। कितना पार्ट दिख रहा था? एक पार्ट। तुम्हें लग रहा है तुम 2 पेज लिख पाओगे? लिख भी पाओगे तो प्रॉपर कंटेंट दे पाओगे क्या? अब तुम्हारे पास कितने पार्ट दिख रहे हैं क्वेश्चन के? 3 पार्ट। यदि मैंने 8-8, 9-9 लाइन में लिख दी एक पार्ट के लिए, तो मेरा क्वेश्चन अच्छे से एड्रेस होगा कि खराब तरीके से एड्रेस होगा? तो हमारे लिए ना क्वेश्चन जो होता है ना, आंसर राइटिंग ना इस टाइप से होती है। क्या लिखा हुआ है? 80:20। इसका मतलब क्या है कि यदि हमें एक क्वेश्चन 8 मिनट में सॉल्व करना है या हमें एक क्वेश्चन 10 मिनट में सॉल्व करना है, तो हम क्वेश्चन को कितनी देर पढ़ेंगे? बताओ, सिंपल मैथ्स है। यदि 10 मिनट हमें एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम मिला है, तो क्वेश्चन पढ़ने में हम कितने देर लगाएंगे? 2 मिनट। और आंसर कितनी देर में लिखेंगे? रीजन क्या है? यदि हमने ना क्वेश्चन पढ़ा है और एकदम भाग के आंसर लिखना चालू कर दिया है, तो हम आंसर सही लिख रहे होंगे, गलत लिख रहे होंगे? गलत लिख रहे होंगे। फिर हमें 4 मिनट बाद समझ में आएगा कि हमने आंसर गलत लिख दिया है। जब तक 8-10 लाइन तुम्हारी भर चुकी होगी, तुम उनको ऐसे काट रहे होगे, फिर मेंटल स्ट्रेस हो रही होगी कि कॉपी की शुरुआत बिगड़ चुकी है, फिर तुम अपनी इज्जत बचाने के लिए कुछ भी 8-10 लाइनें लिख रहे होगे। उससे बेहतर क्या है ना, थोड़ा सा टाइम लो, पॉज लो, और सबसे पहले ना क्वेश्चन को ब्रेक करो। कि जितना ज़्यादा टाइम ना तुम क्वेश्चन को ब्रेक करने में लगाओगे, उतना तुम्हें कम टाइम किस में लगेगा? आंसर लिखने में। ठीक है, तो ये डर बिल्कुल मत रखना कि कॉपी में लिखना अलाउ नहीं रहता है। तुम सबको देख लिया होगा इस बार मेंस की कॉपी कि ना जो तुम्हारा क्वेश्चन कॉपी आती है उसके साथ ना अलग से पेपर अटैच होता है जो अपन अपने घर ला सकते हैं। उसमें तुम कुछ भी लिखते रहो बैठ के, कोई नहीं पढ़ने वाला। ठीक है, बस गालियाँ वालियाँ मत लिख लेना, बाकी अच्छी चीज़ें कुछ भी लिखते रहो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो अब इस क्वेश्चन को यदि मैं अटेम्प्ट करें तो अपन देखते हैं कितना अपन ब्रेक कर सकते हैं। तो क्या हो सकता है?
पहला। अभी बताओ कि जो प्रकृति है इसकी या जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या लगता है, एक नजरिए से हो सकता है किसी भी, जैसे मैं बोल लूँ कि ये मोबाइल क्या है या इस मोबाइल का नेचर क्या है, तो इसके बारे में एक यूनिफॉर्म थॉट हो सकता है कि अलग अलग थॉट हो सकते हैं? अलग अलग थॉट हो सकते हैं। कोई यहाँ से देख के, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से तुम्हें दिख नहीं रहा है कौन सा मोबाइल है, कोई बोल सकता है सैमसंग का है, कोई बोल सकता है ओप्पो का है, कोई बोल सकता है लावा का है, तो मल्टीपल थॉट हो सकते हैं। सिमिलर बेसिस पे बताओ कि यदि मैं 1857 की क्रांति के नेचर की बात करूं तो इसका नेचर एक ही हो सकता है कि मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं? चलो, तो यदि मुझे पता चल गया कि मैं इसके नेचर के बारे में 3 प्रकार से बता सकता हूं, तो अब मेरे पास क्वेश्चन में कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं कि 5 पार्ट हो चुके हैं? 5 पार्ट हो चुके हैं। अब मैं शुरू के 3 पार्ट में किसके बारे में बता सकता हूं? नेचर के बारे में। तो मैंने बढ़िया अपना एक पेज लिया, किसके बारे में लिखूंगा? नेचर के बारे में, ठीक है। 1-2 राइटर के नाम लिख सकता हूँ, 1-2 थिंकर के नाम लिख सकता हूँ। फिर मैं आ जाऊँगा अपने सेकंड पार्ट पे कि कहना उचित है कि नहीं है। तो उचित है तो मेरा पार्ट नंबर कौन सा हो गया है? उचित नहीं है, पार्ट नंबर क्या हो गया? चलो, बॉलीवुड की मूवी अच्छी लगती है, हॉलीवुड की? बॉलीवुड। और सबसे अच्छी साउथ की है। क्यों? हॉलीवुड में ऐसा होता है कि बढ़िया मूवी चल रही है, लास्ट में हीरो निपट गया, हीरोइन बेचारी अकेले जा रही है, या हीरोइन निपट गई, अकेले कहानी चल रही है। बॉलीवुड में क्या है कि वो पता चली पापा को निपटा दिया, मम्मी को निपटा दिया, हीरो बचा नहीं पाता है। साउथ की तो मूवी देखो, एकदम हैप्पी एंडिंग, लास्ट में हीरो भी बचेगा, मम्मी भी, पापा भी, ताऊ, फूफा, दूर के रिश्तेदार, पूरे गाँव वाले सब बच जाते हैं। तुमने देखा साउथ मूवी में आज तक कोई मरता है नहीं, इवन वो विलेन को ही बचा लेते, पता है? विलेन को गोली मारेंगे फिर उसको अस्पताल ले जाएंगे और दोनों गले मिल लेंगे। तो सेम ना अपन लोगों के साथ है कि लाइफ ना हमेशा किस पे खत्म होती है? किस पे खत्म होनी चाहिए लाइफ? हमेशा हैप्पी एंडिंग। कि जब भी ना अपन आंसर खत्म करें ना तो सामने वाले को अपन बायस ना लगे दिखने में, उसको ये नहीं लगना चाहिए यार ये आदमी बायस है यार, कि पर्टिकुलर राइट विंग आइडियोलॉजी वाला है ना तो ये बोलना नहीं उचित है, कि नहीं भाई ये लेफ्टिस्ट है तो बोलना नहीं अनुचित है। हमारे लिए लास्ट में क्या कर देना, उसके लिए एक न्यूट्रल ओपिनियन दे देना है। तो अब आंसर के पार्ट टोटल कितने हो चुके हैं? अब सोचो यदि मैंने 1 या 1.5 मिनट का क्वेश्चन लिया होता, यदि मैंने 8 मिनट मुझे आंसर लिखने के लिए मिलते हैं, और यदि मैं 1 मिनट इस क्वेश्चन को सोच लेता और बाद के 7 मिनट आंसर लिखता, तो जीवन सही होता कि बिगड़ जाता? सही हो जाता। क्यों? मुझे ये समझ में आ चुका है ना उस 1 मिनट की वजह से ना कि मुझे एक क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखना है, मुझे 6 डायमेंशन पे आंसर लिखना है। अब मैं कितना भी एकदम मैं बोलूँ ना डम्ब आदमी हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, यदि मैं 6 डायमेंशन के 5-5 पॉइंट भी सोच के लिख दूँ या 5-5 लाइन में लिख दूँ, तो क्या लगता है आंसर प्रॉपर होगा कि नहीं होगा? तो कहानी क्लियर होगी कि आंसर राइटिंग में अपन सबसे पहले क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, डिस्ट्रक्शन का अपन क्या करेंगे फिर। और डिस्ट्रक्शन अपन क्वेश्चन का क्यों करेंगे कि बेसिकली अपन क्वेश्चन को ना ईंट के मामले में रख रहे हैं कि सोचो बना हुआ एक कमरा है जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उसको हमने तोड़ दिया है और छोटे छोटे पार्ट करके रख दिए हैं। अब ये हमारी पसंद है हमें किस चीज़ को कहाँ लगाना है। तो इस वे में हमेशा आंसर क्या होता है ना, हर दूसरे आदमी का आंसर अलग हो जाता है। अब सोचो मैंने यदि तुम्हें 6 डायमेंशन के नाम बता दिए, फिर भी अपन सब लोग आंसर लिखेंगे तो सबके आंसर सेम होंगे, अलग अलग होंगे। तो यही चीज़ ध्यान रखो कि जो कॉपी चेक करने वाला है ना वो बोर होने नहीं बैठा है, उसको कॉपी क्या चाहिए, इंटरेस्टिंग। तो एक अपने पास 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं अभी तक। क्या हो चुकी हैं कि आंसर राइटिंग साइंस है कि आर्ट है, तो मेहनत कम की बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब मेहनत कैसे करनी है, टारगेट लेके कि कहीं भी, ठीक है। तो टारगेट हमें कौन बताएगा, क्वेश्चन का कंस्ट्रक्शन की डिस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन को अपन तोड़ेंगे, जितना ज़्यादा हमने क्वेश्चन तोड़ा है आंसर हमारा क्या हो जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा। अब ये चीज़ें हो गई हैं, चलो अब अपन आते हैं यहाँ पे ना अगली चीज़ पे। अब ये बताते जाओ कि ऐसे कितने लोग हैं घर में जिनकी पापा से बहुत ज़्यादा बनती है या मम्मी से एकदम बनती है, ठीक है। तो मैं एक्सेप्शन हो, कभी ऐसा नहीं होता है कि तुम कुछ बोलते हो और पापा के थॉट अलग होते हैं? हर बार दिन में 3 बार, खाने की टेबल से लेकर शाम के मोबाइल तक। जैसे मम्मी का फेवरेट डायलॉग सबके घर में कॉमन ही है,
इस मोबाइल को आग लगा दूँ आज मैं और बवाल ख़त्म हो जाए। सेम चीज़ देख लो, यदि किसी घर में पापा सुबह 5 बजे उठ जाते हैं और तुम सुबह 6:30 बजे भी उठ रहे हो, तो तुम नहाए की नालायक आदमी हो कि तुम समय पर नहीं उठ पा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ऐसा होता है कि तुम खाने की टेबल पापा के साथ बैठते हो और तुम सलाद उठा लेते हो, फिर पापा बोलते हैं कि इतनी अर्जेंट क्या थी खाने की, धीरे धीरे उठा के खा लेते, थाली तुम्हारे लिए लगा के रखी है। ये सब डायलॉग सबने सुने होंगे। तभी बताओ, जो कॉपी चेक करने वाला आदमी है वो तुम्हारा दोस्त है कि पापा? उम्र के हिसाब से बोल रहे हैं, मतलब कॉपी चेक करने वाले आदमी की ना एवरेज एज क्या होती है? रीजन क्या है कि जो भी कॉपी चेक करने आते हैं ना, असिस्टेंट प्रोफेसर एक भी नहीं आते हैं, सब एसोसिएट प्रोफेसर आते हैं या फिर कौन आते हैं? प्रोफेसर। तो उस वजह से क्या होगा, आदमी को ना 20 साल तो लग ही जाते हैं यार असिस्टेंट से एसोसिएट पे प्रमोट होने में। तो यदि कोई आदमी 24-25 साल में भी बन गया ना असिस्टेंट प्रोफेसर, तो पहुंचते पहुंचते कितने साल उसकी एज हो जाएगी? 45-50 साल। फिर पीएससी वाले उसको अपने पैनल में ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, वो भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि पीएससी वाले किसी को भी बैठा लेते हैं कॉपी चेक कर लो, प्रॉपर उनके भी एग्जाम होते हैं, स्क्रूटनी होती है कि किन प्रोफेसर को रखना है किन को नहीं रखना है। तो अभी बताओ, हमें जो आंसर लिखना है तो वो अपने पर्सपेक्टिव से लिखना है कि चेकर के पर्सपेक्टिव से? किसके पर्सपेक्टिव से? तो सबने, कितने लोगों को थोड़ा बहुत खाना बनाना आता है? थोड़ा बहुत। तुम जो भी खाना बनाते हो अच्छा लगता है खराब लगता है? बहुत अच्छा लगता है। अपनी चीज किसी को खराब नहीं लगती। ऐसे ही हमारा लिखा हुआ आंसर कितना भी घटिया हो, मतलब 11 नंबर में से ना -3 नंबर मिल रहे हो, तो भी अपन बोलेंगे कि इससे बेस्ट आंसर कोई संसार में लिख ही नहीं सकता है। ठीक है, तो हमें आंसर अपनी खुशी के लिए लिखना है कि चेकर की? किसकी खुशी के लिए लिखना है? कॉपी चेक करने वाली की। एक चीज क्लियर हो गई है, कॉपी चेक करने वाला दोस्त है कि पापा है? तो तुम्हारे और उसके थॉट मिल रहे होंगे कि बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे? बिल्कुल नहीं मिल रहे होंगे। तुम जहां पर लिख रहे होगे कि अच्छा था, उसके लिए वो बुरा था, और उसको तुमने ईगो चैलेंज कर दिया ए लिख के कि अच्छा था। तो पूरी की पूरी हमें आंसर राइटिंग अपने अकॉर्डिंग करनी है कि चेकर के अकॉर्डिंग करनी है? चलो अगली चीज बताओ कि एक आदमी है, एज बता ही चुके हैं, इससे लेके इतने के बीच में, उस आदमी की एवरेज सैलरी होगी आज की हालत में, ठीक है, 1.5 लाख रुपए महीने कमा रहा है, बढ़िया बाल बच्चे हैं घर पे, सब कुछ है, उसको कॉपी चेक करना आना है, तो वो बहुत मोटिवेशन से आ रहा है कि सरकारी कार्यों को करने के लिए आ रहा है? सबको पता है सरकारी कार्यों को करने के लिए आ रहे हैं। तो क्या लगता है उसको तुम्हारी कॉपी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट है कि बस सरकार ने काम दिया है तो करना है, काम दिया है तो करना है? चलो ये भी पता चल गया। तो ये बताओ, यदि तुमने ना कुछ भी लिख दिया है, मतलब उस आदमी का इंटरेस्ट वैसे भी नहीं है, और अब तुम सोचो एक कॉपी में तुम 40 पेज लिख के आए हो, उसको एक दिन में 10 कॉपी भी यदि चेक करनी है मोटे मोटे हिसाब में, तो कितने पेज चेक करने हैं? 400। अब सोचो एक आदमी 11 बजे आएगा कॉपी चेक करने, फिर बीच में भूख भी लगवाती होगी, तो क्या कर लेगा वो? लंच कर लेगा। तो मतलब इफेक्टिवली 2 घंटे कॉपी चेक होगी, फिर थोड़ा लंच ब्रेक हो गया, फिर चाय वाय का ब्रेक हो जाएगा, तो चलो 2 घंटे फिर कॉपी चेक कर ली, फिर उसके बाद अब तो घर भी जाना है इतने बजे तक, तो चलो अपन मान के चल रहे हैं 1.5 घंटे और हो गए। तो थोड़ा इनको मिनट में काउंट करो, कितने मिनट हो रहे हैं टोटल? रफली कितने? 330 मिनट। चलो उसको मिनिमम कॉपी भी चेक करनी है, मिनिमम कॉपी भी चेक करनी है। मैं दिन की 6 या 7 मान रहा हूँ, इतनी तो चेक करनी पड़ती है, वरना 14,000 लोगों के नंबर कहाँ से लग पाएंगे। तो अंकल जी के लिए एक दिन में कितने पेज चेक करने हैं और टोटल मिनट कितने हैं? अब इस बीच में उनको कॉपी चेक भी करनी है, तुम्हारे लिए नंबर भी देने हैं, उन नंबरों की टोटलिंग भी करनी है, यदि आसपास कोई बैठा हो तो थोड़ी गप्पा भी माननी है, बीच में चाय पानी के ब्रेक भी हो जाने हैं। तो उसके लिए तुम्हारा आंसर नहीं बोल रहा हूँ, एक पेज की बात कर रहा हूँ। एक पेज पढ़ने के लिए कितनी देर मिल रही है? तो अब ये बताओ, पेज पर रोकना तुम्हारी मजबूरी है कि उसकी मजबूरी है? यदि तुमने आंसर में कुछ अच्छा लिखा है तो हो सकता है वो कितने मिनट के लिए रुक जाए कॉपी में, और वही तुमने घिसी पिटी रामायण जो हर कोई लिख रहा होगा घटिया वाली,
तो कितनी देर में आगे बढ़ जाएंगे? तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉपी लिखी है, इनको लग रहा है कि नहीं यार एकदम आज एकदम समझो भगवान के दर्शन होगा इस कॉपी के नाम पे, तो हो सकता है कितनी देर रुक जाएं? 80-90 सेकंड के आसपास एक पेज पे, इससे ज़्यादा नहीं रुकने वाले। कितनी भी कॉपी अच्छी हो, उनको प्यार हो जाए कॉपी देख के, फिर भी नहीं रुकेंगे। ठीक है, क्योंकि घर पे और कोई बैठा हुआ है। चलो, तो इससे मैं समझ में क्या आ गया कि हमें कॉपी में चीज़ें कहीं भी लिखनी है कि बहुत सिस्टमेटिक तरीके से लिखनी है। क्या लिखना है चीज़ों को? बहुत ज़्यादा। चलो, अब ये बताओ, 8 लाइन लिखी तुमने, कितनी लाइन लिखी है? और तुमने 8 लाइन को पैरा के फॉर्म में लिखा है, और एक भाई ने 8 लाइन को पॉइंट के फॉर्म में लिखा है, तो ज़्यादा अच्छी विजिबिलिटी किसकी कॉपी की होगी? किसकी होगी? तो आंसर राइटिंग मोस्टली किस फॉर्म में होती है? किस फॉर्म में होगी? पॉइंट। अब हमने 8 पॉइंट लिख दिए हैं और हम चालू 1 से लेके और हम 8 तक चले गए हैं। ठीक है, एक हो गई तुम्हारी कॉपी जिसने 1 से 8 पॉइंट लिखे हैं। अब सेकंड है ना, जिसने बढ़िया बॉक्स बना बना के हेडिंग लिखी है। तो अब ज़्यादा विजिबिलिटी किसकी होगी? पॉइंट वाले की कि बॉक्स वाले की? किसकी विजिबिलिटी होगी? चलो, तीसरा और है, उसने आंसर लिखना चालू किया, तो उसने बाकायदा पॉइंट लिखे, बाकायदा बॉक्स बनाए, और उसने तीसरी अच्छी चीज़ क्या कर दी कि उसने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से एक छोटा सा डब्बा बना के यहाँ पे डायग्राम बना दिया है। तो अब विजिबिलिटी किसकी हो चुकी है? तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ लिखने अकेले से काम चल जाएगा क्या? तो प्रेजेंटेशन कम रखनी है, ज़्यादा रखनी है? तो हमें एक चीज़ क्लियर हो गई, आंसर राइटिंग पॉइंट के फॉर्म में होगी कि पॉइंट को भी बहुत इंप्रूव करना है, कि पॉइंट के अकॉर्डिंग हम बॉक्स भी बनाएंगे, एज पर दी नीड हम डायग्राम भी बनाएंगे, कहीं कहीं फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, और कहीं कहीं बहुत सारा स्टैटिकल डेटा भी देंगे। तो ये कहानी क्लियर है कि जितना ज़्यादा हम अपनी कॉपी को ना आसान बनाएंगे, तो ध्यान रखो हमें कॉपी को क्या बनाना है, या क्या बनाना है? सिंपल। क्यों बनाना है सिंपल कॉपी को? ताकि कॉपी की क्या बहुत ज़्यादा मिल जाए? विजिबिलिटी। जितनी ज़्यादा हमारी कॉपी सामने वाले को दिखेगी और वो एकदम से देख पाए कि आगे बढ़ पाएगा, उतने ज़्यादा नंबर हमारे लिए वो देता जाएगा। और जितना ज़्यादा वो कंफ्यूज होगा, तो वो आदमी ना क्या करेगा? एवरेज मार्किंग करता जाएगा। क्या होती जाएगी? एवरेज मार्किंग। चलो, अगली चीज़ जो तुम लोग के दिमाग में आती है कि जब भी हम आंसर राइटिंग करते हैं तो हैंड राइटिंग से फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है। और तुम एवरेज मान के चलो 3-4 नंबर का फ़र्क आ जाता है हर कॉपी में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बहुत अच्छी हैंड राइटिंग लिखी हो तो नंबर 50 दे दे, खराब लिखी है तो नंबर 20 दे दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। 2-4 नंबर का फ़र्क आएगा। और 2-4 नंबर का अंतर बताइए तुम्हारे लिए, 2-4 नंबर से फ़र्क आता है कि नहीं आता है जीवन में? 2 नंबर से बहुत ज़्यादा आता है, सामने मैं ही खड़ा हूँ। ठीक है, तो 2 नंबर का फ़र्क बहुत सारी चीज़ें करवा देता है लाइफ में। तो हमारे लिए ना आधा आधा एक नंबर जोड़ना है, तब जाके फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। अभी हम 23 की बातें नहीं कर रहे हैं, ना अभी हम टॉप में आ पा रहे हैं। हम सब किसकी बात कर रहे हैं? अभी पोस्ट उठाने और इंटरव्यू कॉल की हालत की बात है। क्योंकि अब बाकी चीज़ डिपेंड किस पे करेंगी? आपके लेवल ऑफ नॉलेज पे। जितना ज़्यादा नॉलेज होगा उतने ज़्यादा नंबर मिलते जाएंगे, उतनी ज़्यादा आप सब हेडिंग में डिवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा एक्चुअल डेटा डालेंगे, और जितनी ज़्यादा फेकोलॉजी करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस उतने ज़्यादा क्या होते जाएंगे? कम होते जाएंगे। रीज़न क्या है कि तुम्हें ये लगता है ना कि सामने वाला बेवकूफ़ बन जाएगा। वो बेवकूफ़ नहीं बनने वाला, वो बहुत स्मार्ट है यार, वो तुम्हारे पिताजी हैं। तुम ऐसा कर लेना, आज ही ट्राई कर लेना, रात को 11 बजे रोड पे घूमना और पापा का फ़ोन आ जाए और ऐसा बोल देना कि हाँ मैं रूम पे बैठ के पढ़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगले 10 सेकंड में ना वही तो थप्पड़ पड़ जाएगा गाल पे एक। ठीक है, यही बोलेंगे कि बाप को तो मत बनाओ कम से कम, सीधा बोल दो रोड पे घूम रहे हो तो घूम रहे हो, कुछ बोल थोड़ी रहे हैं, इंदौर आके क्या ही कर लेंगे। तो बस सेम बात उनके साथ है। चलो, तो अपन ने अब तक 3 चीज़ें समझी, बताओ जल्दी से। पहली चीज़ क्या समझी है? आंसर राइटिंग क्या है? तो प्रैक्टिस कभी कभार डेली। चलो, सेकंड चीज़ क्वेश्चन को क्या करना है और आंसर को क्या करना है। तो जितना जितना हम क्वेश्चन ब्रेक करते जाएंगे आंसर उतना ज़्यादा हमारा क्या हो जाएगा? बनता जाएगा। थर्ड चीज़, कॉपी हमारे लिए कॉम्प्लेक्स बनानी है कि सिंपल? सिंपल क्यों बनानी है? ताकि विजिबिलिटी क्या हो कॉपी की? बढ़ती जाए। बहुत सारे फ्लो चार्ट यूज करेंगे, बहुत सारे डायग्राम, बहुत सारी हेडिंग, तभी हमारा काम बनने वाला है। चलो, अब हम आते हैं अगली चीज़ पे। अब ये बताओ
कि जो तुम्हारी कॉपी चेक हो रही है वो रिलेटिव स्केल पे चेक होती है कि एब्सोल्यूट स्केल पे? एब्सोल्यूट मतलब उसको उसके दिमाग में ना एकदम घोड़े जैसा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा बाजू वाले की कॉपी में क्या लिखा था या पहले 10 कॉपियां जो चेक की उसमें क्या लिखा है, वो सिर्फ तुम्हारे लिए इंडिपेंडेंट जज करके आंसर देगा। तो क्या लगता है कौन सी व्यवस्था है? रिलेटिव है। अब क्वेश्चन आया है वहां पे और बहुत सिंपल क्वेश्चन ही है कि भारत की राजधानी क्या है, तो क्या लिखोगे 3 मार्कर के आंसर में? आइडल आंसर क्या होना चाहिए? नई दिल्ली, न्यू दिल्ली। तो क्या लगा यदि मैं न्यू दिल्ली लिख के आ गया तो 3 में से 3 नंबर मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। यदि मेरी कॉपी उस दिन की पहली है, मतलब उस भाई ने आज कॉपी चेक करना चालू किया है और पहला बंडल खोला और पहली कॉपी में लिखा मिल गया न्यू दिल्ली, तो तालियां बजा देगा देख के, यार देखो क्या शार्प लड़का है, कितना इंटेलिजेंट है यार, देखो टू द पॉइंट बातें कर रहा है, कोई फेंका फाकी नहीं इसके जीवन में। सीधा पूछा था भारत की राजधानी का, उसने लिख दिया नई दिल्ली। ठीक है, 3 नंबर दे दिया। अब दूसरी कॉपी आई है, उसने लिखा भारत की राजधानी नई दिल्ली, फिर लिखा प्राचीन स्थिति, फिर लिखा नई दिल्ली की स्थापना, फिर उसके बाद इसके आर्किटेक्ट, फिर उसने 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, फिर उसके बाद उसने अभी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स, ये सब चीज़ें लिख दी हैं, बढ़िया लिख दी हैं। उसको नंबर कितने मिल चुके हैं? 3। फिर तुम्हारी कॉपी आई है और तुमने बढ़िया लिखा है भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब कितने नंबर मिलेंगे? माइनस में नंबर दे रहा होगा। ठीक है, आधा आधा नंबर देते तुम्हारे लिए, मानो एहसान कर दिया उसने जीवन में। तो इसका मतलब क्या है कि हमें समस्या किससे है? अपनी कॉपी से कि दूसरों की? दूसरों की। तो जो भी आंसर राइटिंग तुम्हारी चेक होती है ना, हमेशा वो रिलेटिव स्केल पर चेक होती है। यदि तुम्हारी पहले उसने 100 कॉपियां चेक कर ली हैं तो उसके दिमाग में ना 100 लोगों के आंसर फ्रेम हैं, तो अब वो कंपेयर करेगा कि यार इसको कुछ तो अलग करना चाहिए। यदि मैंने पहले वाले आदमी को 2.5 नंबर दिया था इंडिया का मैप बनाने के बाद, इसने कुछ भी नहीं बनाया है, तो इसको मैं 2.5 नंबर किस बेस पे दूं? या पहले वाले ने कुछ भी नहीं किया था, मैंने उसको 2.5 नंबर दिए हैं, इसने कंटेंट भी लिखा है, इंडिया का मैप भी बनाया, तो मैं इसको 2.5 नंबर क्यों दूं? कम से कम 3.5-4 नंबर तो दूंगा ना। तो कहानी क्लियर होगी। चलो बताओ, कपड़े खरीदना है, क्या खरीदना है तुम्हारे लिए? कपड़े। कहाँ पे जाओगे? रोड साइड एक ठेले पे कि कोई मॉल में? पैसा भरपूर है जेब में, कंडीशन बता दी अभी से, ये मत बोलना पैसे नहीं है, पैसा भरपूर है, एकदम 5-5 लाख रुपए हैं सबके पास और कपड़े खरीदने जाना है। अब कहाँ पे जाओगे? ठेले पे जाओगे कि किसी मॉल में जाओगे? हाँ, ठेले वाले गरीब रहोगे जीवन भर। ध्यान रखना, जीवन बताया ना, दिन में एक बार जीप पे सरस्वती जी बैठती हैं, सुना है ऐसा? इसलिए अपने बारे में नेगेटिव नहीं बोलना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं ना भाई मैं बहुत गरीब हूँ, बहुत गधा हूँ, तो उनके साथ यही हो जाता है। बेचारे बहुत पढ़ते पर सिलेक्शन नहीं होता। रीजन क्या है? उन्होंने एक बार बोला होगा कि दोस्तों को नोट्स नहीं दे रहा होगा, कोई मांगता होगा भाई मैं तो बहुत ही गधा हूँ, मैं नोट्स से क्या ही पढ़ लोगे, सरस्वती जी बैठ गई हैं, जाओ बेटा। पर तुम लोग के साथ हुआ होगा कि बोला यार 200 रुपये उधार दे दो, किसी बोलता होगा अरे मैं तो खुद ही गरीब हूँ कहाँ से दे दूँ, बस सरस्वती जी बैठ गई और काम हो गया। तो इसलिए बोलना ही नहीं है, कोई बोले 200 रुपये उधार दे दो, ऐसा बोल दिया करो आज थोड़ा सा क्या कैश, मतलब मेरे पास 2000 के नोट के फॉर्म में पड़ा है तो कल गिड्डी से छुट्टे करा के दे दूंगा। किसी ने नोट्स मांगे तो मना नहीं करना है। क्या बोल दिया कि ये बताओ तुम्हारे लिए कौन से नोट्स चाहिए, मैं 3 राइटिंग में लिखता हूँ, तो पहले ये बता दो किस राइटिंग में। तो हमेशा अपने आप को अच्छा पॉजिटिव फील कराया करो, क्योंकि नेगेटिव तो सब फील कराएंगे दुनिया वाले, तो खुद अपने आप को कराते रहो। ठीक है, तो अब ना यहाँ पे हमारी लाइफ की अगली स्टेज चालू होती है और हम एस्पिरेंट से क्या बन जाते हैं? सेल्समैन। क्या बन जाते हैं? हाँ, सेल्समैन में क्या बोल रहा हूँ कि ना तुम डिफरेंस समझो कॉपी का। यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है ना वो एनालिटिकल आता है। क्वेश्चन कैसे आता है? एनालिटिकल, कि वो पूछेंगे तुमसे कि हाल ही में हम देखा जाए भारत में गवर्नरों की भूमिका राज्यों की सरकारों के हस्तक्षेप में भूमिका बढ़ती जा रही है, इस कथन की विवेचना कीजिए। तुम दिमाग लगाओगे कि उसने पूछ लिया है कि गवर्नर्स का रोल ना स्टेट गवर्नमेंट में बढ़ता जा रहा है, कमेंट करो। तुम बहुत दिमाग लगा रहे होगे यार, अच्छा ये एग्जाम्पल, वो एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल। यहाँ क्या पूछेगा? भारत में गवर्नर को प्राप्त अधिकारों का वर्णन कीजिए। तो अब एनालिटिकल पार्ट एक रटा हुआ पार्ट है, रटा हुआ आंसर लिखोगे, हर कोई लिख रहा है यार, 14,000 लोग रटा हुआ आंसर लिख रहे हैं, बट वही बात है ना, बनना अल्टीमेटली 23 को है। तो यहाँ पे कौन से स्किल काम आएंगे? तो बताओ, सेल्समैन क्या काम करता है? क्या करता है सेल्समैन?
प्रोडक्ट को बेचता है कि बहुत अच्छे से बेचता है, क्वालिटी बता बता के बेचता है। मतलब इसलिए कहता है मॉल में चले जाओ तुम, घटिया सा जीन्स रखा है यार, मतलब वो लाल पीला हो रहा है, तो उसके पास चले जाओ, अरे सर देखो आप एकदम सलमान खान लग रहे हो, अपन खुद ही घबरा जाएं कि तुम सोचो तुम दिखने में अदरक जैसे हो रहे हो, कहीं से भी फैले हो, फिर भी सेल्समैन बोलो सर देखो क्या फेंका है एकदम, देखो सर आप क्या बॉडी बना के आए हो, एकदम 6 पैक ऐप जो लग रहे हैं आप, 80 साइड लेनी चाहिए। तो सेम चीज़ अपन को कहाँ पे लेके आना, अपनी आंसर राइटिंग में। यदि हम किसी आंसर में फेंकते भी हैं, घटिया भी लिखते हैं, तो ना डायरेक्ट घटिया लिखना चालू नहीं हो जाना है, कम से कम फेंक रहे हो अच्छे से फेंक लो, समझ रहे हो। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जो हमें आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, और इन्हीं 4 चीज़ों की वजह से हम समझ पाते हैं हमें आंसर कैसे लिखना है। एक तो प्रैक्टिस डेली करेंगे अपन लोग, ताकि हम अपनी आर्ट में क्या होते जाएं, एक्सपर्ट होते जाएं। सेकंड चीज़, जब भी हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एकदम घबरा के नहीं लिखेंगे, बहुत आराम से सोचेंगे, क्वेश्चन को तोड़ेंगे 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट। अब जो जो क्वेश्चन टूटता जाएगा उसके बाद उसके हम पार्टों को एड्रेस करना चालू करेंगे। अगली चीज़ हम क्या करेंगे कि हमारे लिए प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है। जिसकी प्रेजेंटेशन जितनी ज़्यादा अच्छी है ना, कंटेंट चेक होता है, नो डाउट। प्रेजेंटेशन के नंबर कोई नहीं देता है, नंबर किसके मिलते हैं, कंटेंट के। लेकिन प्रेजेंटेशन ना आपको एक्स्ट्रा नंबर दे देती है, 1 या 2 नंबर, ठीक है। और सबसे लास्ट में किसको लगाना हमारे लिए, सेल्समैन स्किल्स को। रीजन क्या है, इस बार इथिक्स का पेपर सब लोगों ने देखा है क्या, बताओ। 20 नंबर में एक क्वेश्चन आया था शंकराचार्य जी का, क्या क्वेश्चन था, क्या था, विवर्तवाद। तो विवर्तवाद के बारे में कितनी लाइनें पढ़ी हैं जीवन में अपन सबने, 2 लाइन। कितनी लाइन पढ़ी है, हाँ मैंने भी इतनी पढ़ी है, हर किसी ने 2 लाइन पढ़ी है। अब सोचो यार 2 मार्कर क्वेश्चन था वो, जो अपन तैयारी करते हैं वो 2 मार्कर की करते हैं, और क्वेश्चन कितने मार्क्स का आ गया था। चलो, भारत के संविधान की प्रस्तावना वर्ड टू वर्ड कितने को लोग के याद है, तो इतने सारे में से सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं, 3 मान ले रहे हैं, हाँ चलो 4 हो गए, 5, चलो बस इतने लोगों में से 5 लोग को भारत की प्रस्तावना याद है। तुम्हें लगता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन जो है करप्शन की, उसकी प्रस्तावना याद होगी हमारे लिए। आधे से लोग को डेट याद नहीं होगी कब पास हुआ था, और तुम प्रस्तावना पे जा रहे हो, वो भी कितने नंबर में। अब सोचो एक पेपर में 200 में से कितने नंबर जा चुके हमारे सीधे, 40। तुम सोचो तुम बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी हो, तुमने बोला मैं बिल्कुल नहीं फेंकूंगा और मैं इन क्वेश्चन को छोड़ दूंगा, और तुम आंसर को कितना भी अच्छा लिख दो, क्या लगता है सिलेक्ट हो पाओगे क्या, क्योंकि तुमने कितने नंबर का पेपर पूरा छोड़ दिया है। अब यहाँ भी हमें पता है 2 लाइन, और यहाँ पता है हमारे लिए -2 लाइन, प्लस में भी नहीं आ रही है, और लिखना तो है। तो फिर यहाँ पे कौन से स्किल चालू काम में आते हैं हमारे, कि जो नहीं आ रहा उसको भी दिखाएंगे एकदम कि सर ये देखिए, एकदम आपको बोरा दिख रहा है सर, ये बोरा हमने एकदम कहाँ पे सर, यूएस में हमने जूट की खेती करवाई थी, होती नहीं लेकिन हमने करवाई थी, क्योंकि आपके लिए एक बोरा बना के देना था सर, फिर उससे हमने जूट निकलवाया, फिर सर डोनाल्ड ट्रम्प, इवांका ट्रम्प, फिर जो बाइडन, सबने मिलकर इस बोरे को एकदम बनाया है सर, और एकदम आपके लिए हम लेके आए हैं। तो सेम चीज़ हमें कहाँ पे करनी है, आंसर राइटिंग में, कि जहाँ पे बिल्कुल नहीं आता ना, थोड़े थोड़े लॉजिक लगाते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा तोड़ते जाएंगे, मन से फेंकते जाएंगे। जैसे वही था विवर्तवाद, 2 लाइन पता थी, उसको एक्सटेंड करते गए, 2-4 कहानियाँ लिखते गए। सेम इसकी प्रस्तावना लिखनी थी, भ्रष्टाचार के बारे में बताता है, बोलता है ख़त्म करना है, कल ही ख़त्म करना है, अभी के अभी ख़त्म करना है, 10 साल लेट हो गए ख़त्म करना है, मन से फेंकते जाओ। बट किस वे में फेंकेंगे, थोड़ा सा उसको स्मार्ट और स्टैंडर्ड वे में। तो चलो ये 4 चीज़ें अपनी भी डिस्कस हो चुकी हैं। अब अपन इसके बाद आएंगे कीवर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं, उसको समझने पे पहले तुम लोग बताते जाओ, कुछ डाउट हो तुम लोग की तरफ से, तो कोई भी क्वायरी हो। यदि कुछ भी क्वायरी नहीं है, इसके 2 ही मतलब हो सकते हैं, या तो सब समझ में आ गया है या कुछ भी समझ में नहीं आया है। हाँ, कुछ भी नहीं आया है ऐसा हो नहीं सकता, अभी तक तो हुआ नहीं मेरे पढ़ाने पे, और हो रहा है तो तुम में कोई दिक्कत होगी, मुझ में तो है नहीं, तो मुझे पता है। हाँ चलो एक एक करके आते जाते हैं। तो सिलेबस, अच्छा सिलेबस कैसे ख़त्म करें, चलो 2 हो गए, और
अपन कीवर्ड पर भी आते हैं, अपन कीवर्ड को भी समझते हैं एक एक करके कि कीवर्ड को ब्रेक कैसे करते हैं, कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई अपन समराइज वाले पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन आते हैं किस पे, समरी वाले पार्ट पे। अब क्या होता है कि 3 मार्कर में लिखा आ गया इंडिया, क्या लिखा आ गया है, तो लिखने के लिए मेरे पास अथाह कंटेंट है, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब ऐसी चीज़ को अपन क्या करते हैं ना, इनको अपन सेगमेंट करते जाते हैं, क्या करते जाते हैं, सेगमेंट। तो इनको ना अपन 5 या 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे 3 मार्कर में लिखा आ गया व्हाट इज करप्शन, क्या लिखा आ गया, व्हाट इज करप्शन, या व्हाट इज करप्शन ये हटा दो कि करप्शन से आप क्या समझते हैं, या भ्रष्टाचार से आप क्या समझते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन है और कितने में आ गया है, 3 मार्कर। तो अपन ऐसे क्वेश्चन को समराइज कैसे करेंगे कि अपन पहला पॉइंट क्या लिख देंगे, इसकी एक लाइन जा चुकी है, बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन लिख दो, बिल्कुल इट दिस दा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। अब सेकंड चीज अपन क्या लिख सकते हैं, इसके टाइप लिख सकते हैं। चलो थर्ड चीज इसी में बता रहा हूं, सिर्फ टाइप में 1 या 2 नाम लिख दिए। फिर थर्ड पॉइंट पे आ जाऊंगा, कोई अपन एंटी करप्शन बॉडी का नाम लिख सकते हैं। फोर्थ चीज कोई इसके बारे में हिस्टोरिकल एविडेंस मिला है वो लिख सकते हैं। और फिफ्थ चीज करप्शन परसेप्शन इंडेक्स और सबसे भ्रष्ट कंट्री का नाम। तो अपन क्या करते हैं, जब भी बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत बड़ा हमारे पास कंटेंट हो और लिखने के लिए जगह कम हो, तो अपन आंसर को क्या करना चालू कर देते हैं, वहाँ पे समराइज करना चालू कर देते हैं कि हम अपने दिमाग में डिसाइड कर लेते हैं कि इन 50 में से ना हमें 3 या 4 डायमेंशन पे आंसर लिखना है और इन 3-4 डायमेंशन को हमें ऐसे ऐसे ब्रेक कर देना है। तो जैसे जैसे हम ब्रेक करते जाएंगे अपने आप आंसर क्या हो जाता है, हमारा छोटा होता जाता है। सेकेंड चीज़ कि हम आंसर लिखने के पहले ना दिमाग में ना प्रियोरिटी बना लेते हैं कि सबसे पहले हमें कौन सा पॉइंट लग रहा है। कि जिसने पूछ लिया कि भारत में भ्रष्टाचार के क्या प्रभाव हुए हैं, या उसने पूछ लिया कि भारत के राष्ट्रपतियों को सूचीबद्ध कीजिए, 3 नंबर में दे दिया कि भारत के राष्ट्रपतियों को सूचीबद्ध कीजिए। और तुम कितने राष्ट्रपति के नाम लिखोगे, ऐसा लिखोगे नहीं, छोटे छोटे नाम लिख दिया, प्रतिभा, कलाम, कोविंद, द्रौपदी, ऐसा लिखोगे नहीं, प्रॉपर लिखना पड़ेगा नाम इनिशियल टाइटल्स के साथ। तो अपन क्या लिखते जाएंगे, डॉक्टर अब्दुल कलाम मिसाइल मैन कहा जाता था, ठीक है। शंकर दयाल शर्मा ये मध्य प्रदेश के कि कौन से भोपाल रियासत के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। थर्ड लिखा तुमने द्रौपदी मुर्मू, ये भारत की पहली आदिवासी समुदाय की बनी महिला थी। तो अपन क्या करते हैं उस टाइप की चीज़ों में जब समराइज करते हैं ना, तो अपन उनकी कुछ क्वालिटीज़ के बेस पे समराइज कर देते हैं ताकि अपना आंसर बाकी लोगों के मुकाबले क्या हो जाए, कुछ अलग होता जाए। सेम जैसे कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि तुमसे पूछा गया कि जयप्रकाश नारायण की 3 पुस्तकों के नाम बताइए, तो क्या लगता है सिर्फ 3 पुस्तकों के नाम लिखेंगे और कुछ भी लिखेंगे, और कुछ भी, तो क्या लिखेंगे अपन, जब उन 3 किताबों के नाम लिखेंगे तो उनकी एक एक क्वालिटी लिखते जाते हैं। अच्छा कि इस किताब की ये क्वालिटी है, इस किताब की ये क्वालिटी है। तो इसमें में अपन आंसर को क्या करते जाते हैं, अपना समराइज करते जाते हैं। अगली डायमेंशन क्या आती है कि इतनी सारी चीज़ें हैं, सिलेबस को कवर कैसे करें। तो सिलेबस को कवर करने के 2 तरीके सबसे आसान तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है कि जो भी तुम्हारे पास सिलेबस है उस सबको डिजिटल फॉर्म में स्कैन करो, एक पेन ड्राइव बनाओ और पेन ड्राइव को पेस्ट कर दो। तो एक तरीका ये हो चुका है। यदि ये तरीका काम में नहीं आ रहा, फिर देसी तरीका, पूरी किताबें उठाओ, रात भर पानी में डालो, सुबह उठ के एकदम पीसो और जूस बना के पी जाओ, ठीक है। ये 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका क्या होता है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम पढ़ते जाओ, बस। इन 3 के अलावा कोई तरीका नहीं है। अब जिसके लिए जो भी अच्छा लगे वो तरीका आजमा सकता है, और मेरे हिसाब से तीसरा ही काम का है। पहले के लिए अपन इतने एडवांस हुए नहीं है, दूसरा थोड़ा पुराना हो जाता है। तो तीसरा तरीका क्या है, पढ़ते जाओ। क्योंकि रीजन क्या है ना कि सिलेबस पता है क्या है, यहाँ पे क्या है, केमिस्ट्री में फिर एक क्वेश्चन आएगा, इस बार आया था, जैसे कौन सा क्वेश्चन आया था, एंट्रोपी आया था। अगले साल फिर कोई आ रहा होगा, वहाँ पे आइसोमेरिज्म से आप क्या समझते हैं, विस्तार से वर्णन कीजिए।
और साइंस वाले जो पढ़े हैं स्कूल टाइम पर, उनको इतना याद होगा कि मिरर इमेज बन जाती है, बस इतना बताएं। अब वो 11 नंबर में कैसे मिरर बना दें, तो एक ही तरीका होता है कि एक पेज में मिरर बना दो, फिर अगले में बेंजीन दिखा दो, फिर बाद में लिख दो कि बेंजीन ऐसा दिख गया है, तो ये क्या हो चुका है, आईएसओ मैरिज नंबर दे देगा आधा। तो अब क्या हो रहा कि ना सिलेबस को हम कवर वो ही कर सकते हैं कि थोड़ा स्मार्ट वे में जाके। स्मार्ट वे में हम कैसे जाके कर सकते हैं ना कि हम ना सिलेबस को सेगमेंटेड हेडिंग में डिवाइड कर दें। कि जैसे तुमने पढ़ना चालू किया कि जैसे अपन केमिस्ट्री की बात करें, अब तुमने केमिस्ट्री में समझ में आ गया कि यहाँ पे ऊट पटांग पेपर आ रहा है। क्या आ रहा है, ऊट पटांग। तो सबसे पहले हम ऊट पटांग चीज़ों को कवर करेंगे कि जो हमेशा आती हैं उनको कवर करेंगे। तो सिलेबस की अप्रोच हमेशा पता है क्या होती है ना, ध्यान रखना, प्री में ना हम थोड़ा उल्टा पढ़ते हैं। प्री में हम पता है कैसे जाते हैं, हम कैसे जाते हैं प्री में, टफ टू सिंपल। रीजन क्या होता है ना कि प्री में हमें आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी होती है, हमें सिर्फ गोले बनने होते हैं। तो हमें क्या लगता है यार कि पहले हम ना कठिन चीज़ों को पढ़ लें, फिर बाद में हम किसको पढ़ लेंगे, सरल को। लेकिन मेंस में साइकोलॉजी उल्टी चलती है, क्योंकि यहाँ पे ना हमारे लिए कितने नंबर दिखते हैं, 300 नंबर। यदि मान के चलो मेरी मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है और मैंने 1 महीना किस में लगा दिया है, 30 दिन किसको पढ़ने में लगा दिया है, मैथ्स को पढ़ने में, और बचे हुए 30 दिन में मैंने पूरी यूनिट 3 को, पूरा पेपर 3 खत्म कर दिया है, तो क्या लगता है स्मार्ट वर्क है कि एकदम डम्ब काम है कि तुम 30 नंबर के लिए भी 1 महीना दे रहे हो और 270 नंबर के लिए भी 1 महीना दे रहे हो। तो मेंस हमेशा हम उल्टा पढ़ते हैं, पहले अपन किस चीज़ को कवर करते हैं, सिंपल को, और सिंपल को और स्ट्रॉन्ग करते जाते हैं। रीजन क्या है, ताकि यदि मेरे पास पेपर 3 में यूनिट 8 एनर्जी से कोई क्वेश्चन आ जाए, तो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो स्कोर देगी मेरे लिए, ठीक है। यूनिट नंबर 4 कंप्यूटर है, कैसा भी क्वेश्चन आए मैं उसको सॉल्व कर दूं, क्योंकि वो जो स्कोर करके देगा। अब तुम्हें पता है कि केमिस्ट्री में पिछले 2 साल से ऊट पटांग क्वेश्चन आ रहे हैं और तुम उसी को पढ़ने के लिए कुछ भी पढ़ते जा रहे हो, और क्वेश्चन आ गया कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन को आप आइसो क्या बोलना चाहिए, उसका डायग्राम बना के एक्सप्लेन करो, नहीं बनना है। तो अल्टीमेटली जो एफर्ट दिए हैं वो काम में आए, खराब हो चुके हैं। तो मेंस में सबसे पहले अपन क्या करेंगे, टफ पढ़ेंगे कि सिंपल। सिंपल क्यों पढ़ेंगे, ताकि हमारा मैक्सिमम सिलेबस क्या होता जाए, कवर होता जाए, क्योंकि कॉन्फिडेंस हमें यहीं से मिलता है। तुम ही सोचो ना, तुम पढ़ने बैठे हो, तुम बोल रहे हो कि हाँ भाई मेरी मैथ्स बहुत अच्छे से हो गई है, बाकी क्या, बाकी कुछ भी नहीं हुआ है, मैं कितने दिन में पढ़ूंगा, 2 महीने में पढ़ूंगा। फिर प्री के बाद से क्या पढ़ रहे हो, सब मैथ्स पढ़ रहे हो, तो बहुत ही ढक्कन वाला काम किया है। स्मार्ट वर्क क्या होता था, मैथ्स मेरी वीक थी, डेली 1 घंटे पढ़ना चालू किया है, हाँ बाकी मैंने पेपर 5, पेपर 4, पेपर 6 कि 20-25 ऐसे पढ़ लिया, पेपर 3 आधा खत्म कर लिया। तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट काम है। तो सबसे पहले हम कौन सा टॉपिक उठा के पढ़ना चालू करेंगे, सिंपल। रीजन क्या है, जब हम सिंपल टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो हो सकता है अगले 1 महीने के अंदर हमारा सिलेबस कितना % कंप्लीट हो जाए, और अगले 2 महीने में हम बचा हुआ कितना कर लेंगे कवर, 30, तो भी हमारा 80% हो जाएगा। लेकिन पता है टफ पढ़ने में क्या होगा कि 1 महीने में हमारा सिलेबस कवर हो रहा होगा कितने % सिर्फ। तो साइकोलॉजिकल तुम वॉर हार चुके हो, ये जंग है, और जंग ना दिमाग से जीती जाती है। जब तुम्हें दिखेगा ना यार कि मेरा 10% हुआ है, 90% बाकी, तुम मेंस वैसे नहीं लिख पाओगे। अगले 1 महीने तुम बस रात को रो रहे होगे बैठ के, अब सब खत्म हो गया, अब मैं क्या करूं, बड़ी मुश्किल से प्री निकला था, अगली बार की गारंटी है नहीं, अब क्या करूं भगवान, कुछ तो बता दो। फिर धार्मिक हो जाओगे 2-4 लोग, 2-3 बार मंदिर जाओगे, दिन भर भगवान को याद करे जा रहे हो। फिर बहुत सारे लोग रहते हैं मनोकामना मांग लेते हैं कि भगवान इस मंदिर में ये करूँगा, इस मंदिर में ये करूँगा। मतलब जैसे मैं अपना बताऊँ, जब यूपीएससी का बताऊँ 19 वाली बात, तो 2-3 सेटबैक हो गए थे एकदम लगातार। तो अच्छा वो 19 में सिलेक्शन नहीं हुआ यूपीएससी में, मेरा 1-8 करोड़ रुपये खर्चा हो जाता। मैं तो इतने मंदिरों की मनोकामना मांगी थी, मैं और एक और दोस्त हम लिस्ट बनाए थे, रूम पे लिखे थे, तो मेरे 160 मंदिर हो गए थे, उसके 250 मंदिर हो गए थे। जो भी देखा बोले यहाँ भी चढ़ा हुआ, बोले यहाँ आधा किलो सोना, यहाँ 1 किलो चांदी। तो इतनी भी मन्नत नहीं मांगनी है, उससे बेटर तरीका क्या है, बड़ी आराम से पढ़ते रहो। चलो और कोई डाउट तो बताओ, वरना अपन कीवर्ड्स पे आते हैं, क्वेश्चन के कीवर्ड्स क्या होते हैं। चलें कीवर्ड्स पे। अब जो कीवर्ड्स होते हैं ना, वो किसी क्वेश्चन का एड्रेस होते हैं। क्या होते हैं, एड्रेस।
चलो और बताओ कैसे हो तुम सब लोग? आंसर क्या होगा? बढ़िया हैं, बहुत ख़राब हालत है एकदम, क्या ही बोलें अब, मतलब बता ही नहीं सकते, इतनी भावनाएं मड़ाई हैं। ठीक है, और फिर अगला आदमी आगे पूछे और बताओ क्या चल रहा है, और तुम बोलो मेरा नाम ए है, फिर बोले क्या चल रहा है, तुम फिर बोलो मेरा नाम ए है, तो आदमी क्या बोलेगा? ये कैसा आदमी है, अच्छा कि पागल? कोई तुमसे पूछे और भाई कहाँ रहते हो, तो क्या बताओगे? अपने सिटी का नाम बताओगे, कॉलोनी का नाम बताओगे कि पड़ोसी का नाम बताओगे? क्या लगता है आंसर? सिटी का नाम। कोई पूछे कहाँ रहते हो, भैया वो उन भैया को जानते हो, बोले हाँ, बोले उन भैया के घर के बाजू में जाना, फिर वो भैया रहते हैं, फिर उनसे पूछना, फिर वो बताएंगे मैं वहाँ पर रहता हूँ। तो सेम गलती अपन लोग कहाँ पे करते हैं हमेशा? आंसर राइटिंग में, क्योंकि आंसर राइटिंग में ना सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्या होता है? कीवर्ड। अब तुम इस पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और यहाँ पे कीवर्ड को ढूंढो कि यहाँ पे कीवर्ड क्या है। क्या लिखा है पहले में? क्या लिखना है इसमें? क्या लिखा हुआ है? चलो एक डिफरेंस क्लियर हुआ। सेकंड क्वेश्चन में आ जाए, यहां पे क्या लिखा हुआ है? अगले क्वेश्चन में आ रहे हैं, वहां पे क्या लिखा है? चलो उसके नीचे वाले क्वेश्चन में आ रहे हैं हम। इसके नीचे वाले पे आ रहे हैं, तो फिर से इन सब कीवर्ड को पढ़ो। क्या लगता है ये सारे कीवर्ड एक जैसे हैं कि अलग अलग हैं? तो यदि ये सारे कीवर्ड हमें अलग अलग लग रहे हैं तो जब हम कीवर्ड को देखेंगे तो क्या लगता है आंसर एक जैसा होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। यदि हमने बिना इस कीवर्ड को समझे अपने मन से आंसर लिखा है तो आंसर सही होगा कि गलत होगा? क्या होगा पूरा? तो सबसे पहले जब भी हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो पहले हम क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं कि कीवर्ड को ढूंढते हैं? क्या करोगे? ब्रेक करोगे, कीवर्ड को ढूंढोगे? सबसे पहले हम कीवर्ड को ढूंढते हैं कि हमसे आखिर वो पूछना क्या चाह रहा है। जैसे हमारे लिए पता चल गया है, अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को ब्रेक करना चालू करते जाएंगे। चलो तो कुछ मेजर कीवर्ड्स के नाम लिखते जाओ और अपन देखते जाओ उनमें क्या क्या लिखना है। हिंदी तुम लोग बताते जाना। पहला लिख लो डिस्कस। क्या बोलेंगे हिंदी को डिस्कस में? क्या करना है? विवेचना। चलो अब मैंने तुमसे बोला है और एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं अपन लोग, बिल्कुल सिंपल सी चीज कि भारत का, चलो जैसे यही क्वेश्चन आ गया, भारतीय संस्कृति में, तीन ऋण को हटा देते हैं, बहुत ही सिंपल कर देते हैं, भारतीय संस्कृति में वैवाहिक की विवेचना कीजिए। किसकी विवेचना करना है? वैवाहिक की। या क्वेश्चन होगा डिस्कस अबाउट द मैरिजेस इन इंडियन कल्चर। तो जब तुम डिस्कस करना चालू करते हो किसी चीज को तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए उसके बारे में? उसकी बुराइयां वराइयां लिखोगे कि नहीं लिखोगे? क्या लग रहा है? किसी ने तुमसे बोला है भाई तुम अपने घर के बारे में बताओ, या अपने घर की विवेचना करो, या अपने घर का वर्णन करो, या अपने घर के बारे में डिस्कस करो, तो क्या लगाओगे? तारीफें बताओगे कि बुराइयां बताओगे? तो जब भी अपन किस पर चलते हैं डिस्कस में, तो हम किसी चीज के बारे में नेगेटिव लिखते हैं कि पॉजिटिव लिखते हैं? पॉजिटिव। तो लिख लो। ठीक है, अगली चीज, इस चीज के हम जनरली डिस्कस में फीचर्स बताते हैं। हम क्या बताते हैं? उसके फीचर्स के बारे में, कि उसकी कौन सी मुख्य 2, 3, 4, 5 विशेषताएं तुम्हारे हिसाब से होनी चाहिए, उनको हम लिखना चालू करते जाते हैं जब भी हमारे लिए पास कीवर्ड कौन सा होता है? डिस्कस वाला। चलो अब हमें ना इन दोनों में डिफरेंस समझना है। अब ये आंसर पढ़ो ऊपर वाला, यहाँ पे क्या लिखा है और हिंदी में क्या हो रहा है। तो जब भी अपन किसी पर टिप्पणी करते हैं तो छोटी सी टिप्पणी करते हैं कि एकदम बह जाते हैं भावनाओं में, नहीं बड़ी टिप्पणी करते हैं अपन लोग, बस वही गलती हो जाती है।
अब अपन ने यहाँ पे एक बात की है कि हमें कॉपी में विजिबिलिटी को लेके आना है। किसको लेके आना है? विजिबिलिटी को। तो यदि हम टेक्निकल मीनिंग देखें ना तो टिप्पणी मतलब है बढ़िया अच्छा लिख दो, उसके बारे में भरपूर जो लिख सकते हो। बट यदि हमने इसको पैराग्राफ के फॉर्म में लिख दिया है तो सामने वाले को आंसर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? क्योंकि टिप्पणी भी कौन सी करनी है? बिल्कुल छोटी सी। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिखेंगे? पॉइंट के फॉर्म में कि पैराग्राफ के फॉर्म में? किसके फॉर्म में? पैराग्राफ के फॉर्म में। तो जब भी शॉर्ट नोट लिखने आए ना तो हम क्वेश्चन को ब्रेक करते जाएंगे, जितनी हेडिंग से ब्रेक कर सकते हैं, 1 हेडिंग, 2 हेडिंग, 10 हेडिंग, 20 हेडिंग। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टिप्पणी। तो जब मैं आपसे बोलूं कि यार इस मोबाइल के बारे में, स्लाइड के बारे में टिप्पणी कीजिए, तो आप इसकी पॉजिटिव चीजें बताएंगे कि नेगेटिव भी बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? डिफरेंस क्लियर हो गया। डिस्कस में हम मेजरली पॉजिटिव साइड्स लेके चलते हैं, जबकि टिप्पणी में क्या होता है हम उसके बारे में बताते हैं। तो भाई 3 अच्छा ही बता सकते हैं, एक उसकी बुराई भी बता सकते हैं। डिफरेंस क्लियर हुआ? चलो अगले क्वेश्चन में आ जाओ। अब यहां पे पूछा है, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्या है। और नीचे यहां पे क्या लिखा है? आप क्या जानते हैं। अब तुम दोनों थोड़ा सा ध्यान से इन क्वेश्चन को पढ़ो। व्हाट और व्हाट डू यू नो में तुम्हें क्या लग रहा है ज्यादा अपनी भावनाएं व्यक्त करने के मौका कहां पे मिल रहे हैं? नीचे वाले में। तो अपने व्यू अपन कहां पे लिखेंगे? ऊपर वाले में कि नीचे वाले में? अब यहां पे अपने व्यू लिखेंगे कि सिर्फ उसके बारे में जानकारी या डिटेल दे देंगे? क्या करेंगे? तो जब भी क्वेश्चन व्हाट वाले आते हैं कि आप इसके बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, या एक क्या है, तो जब भी क्या है लिखा हुआ है तो हम सिर्फ और सिर्फ उसके क्या देते जाएंगे? डिटेल। और जैसे पूछा जाएगा आप इनके बारे में क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, तो वहां पे किसके भी आ जाएंगे? हमारे खुद के। डिफरेंस क्लियर हो गया इन दोनों कीवर्ड में? चलो अगले कीवर्ड की तरफ आते हैं। अब यहां पे लिखा हुआ है गुरु नानक देव जी के बारे में क्या समझते हैं? संबंधों पर प्रकाश डालिए। तो अब यहां पे क्या लिखा हुआ है? प्रकाश डालिए। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? थ्रो लाइट। तो ऐसे आंसर में क्या करते हैं अपन लोग? सबसे आसान तरीका, ये क्या बना दिया हमने एक, और यहां से क्या डाल देंगे? तो नंबर कितने मिल जाएंगे? 11 में से 13, 14। हो सकता पागल हो जाए इस कॉपी में लिख दे, इसको इंटरव्यू की जरूरत नहीं है, इसको आज के आज प्रमोट कर दिया जाए, कुछ भी करके किया जाए, इस आदमी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। तो ऐसा प्रकाश डालेंगे कि नहीं डालेंगे? बताओ, थोड़ा बताओ, क्या लगता है कैसा प्रकाश डालेंगे? बताओ। अब इसी रूम को तुम लोग देखो, ऊपर कोई एक कोना दिख रहा है, अभी तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तुमने उस पर प्रकाश डालना चालू किया है, तो पॉजिटिव दिख सकता है कि नेगेटिव? क्या दिख सकता है? दोनों दिख सकते हैं। अगली चीज, यदि मुझे क्लियर नहीं दिख रहा हो तो मैं कुछ अपनी इमेजिनेशन ला सकता हूँ, नहीं ला सकता हूँ? तो सिर्फ मेरे थॉट रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो जब भी थ्रो लाइट वाली चीज आती है ना, तो हम उस चीज के बारे में ना एक एक एस्पेक्ट कवर करते हैं। जो पॉजिटिव हो रहा है वो भी है, जो नेगेटिव हो रहा है वो भी है, और हमारा नजरिया क्या है उस चीज के बारे में, तो हम वो भी उसका क्वेश्चन के आंसर में लिख देते हैं। कि हमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुगल सिख संबंध पर प्रकाश डालिए, तो तुम ये बताओगे कि मुगल सिख संबंध में एक एक तुमने नाम लिखते हैं गुरुजी का, और उनके कौन से, उनके टाइम पे कौन सा काम हुआ, या मुगल ने उनकी कोई हेल्प की, लड़ाई हुई, वो चीज डाली। फिर जब इसको हम कंक्लूड करेंगे तो हमारा एक क्या आ जाएगा यहाँ पे? ओपिनियन, कि हमें लगता है इस टाइप की चीज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा उसमें हो जाता है थ्रो लाइट वाले क्वेश्चन में। चलो अगले क्वेश्चन में देखो। अब इसको डिफरेंस करो और इसको डिफरेंस करो। अब दोनों दिखने में सिमिलर हैं लेकिन बहुत अंतर हो जाता है। बताओ, वर्णन और मूल्यांकन, डिस्क्राइब और एवेल्युएट, दोनों कॉमन है कि बहुत डिफरेंस है? तो क्या लगता है, किसी के बारे में अच्छा लिखना, बुरा लिखना, उस आदमी को ऐसा होना चाहिए, बात होती ना अपने दोस्तों का, बात होती होगी यार ये तो एकदम ऐसा आदमी है, इसको ऐसा होना चाहिए था, या ऐसा हो जाए तो और अच्छा होगा। तो जब भी तुम अपने दोस्त का मूल्यांकन करते हो
तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बताते हो कि ये भी बताते हो कि इसको ये करना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव बता के छोड़ देते हो कि ये भी बताते हो कि इसको ये करना चाहिए? ऐसा नहीं बोलते, ऐसा बन रहा है, इसको ये कर लेता तो आज जीवन में ये होता। तो ध्यान रखो, जब भी हम क्या करेंगे किसी चीज़ को एवेल्युएट, तो हमें ना उसके बारे में एक एक एस्पेक्ट ओपन करना है, पॉजिटिव भी ओपन करना है और क्या करना है, नेगेटिव भी, और एक वे फॉरवर्ड वहाँ पे अपन लिखते हैं। अब जैसे अहिल्याबाई होल्कर के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करेंगे तो हम वे फॉरवर्ड ये नहीं लिखेंगे कि वो 200 साल और जीवित रह जाती है तो भारत को पहले आज़ाद करा देती है, या वो 250 साल की एज तक जिंदा रह जाती है तो वो क्लोनिंग टेक्नोलॉजी ले आती है। अपन वे फॉरवर्ड क्या लिखते हैं कि आज भी यदि हम देखें तो देवी अहिल्याबाई के मूल्य आज भी समाज में जीवित हैं, कि सरकार द्वारा नारियों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, बुनकरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार द्वारा मंदिरों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है, कि जो भी आज भी देवी अहिल्याबाई होल्कर के योगदान को इंगित करते हैं। कि जो तुमने देखा हो महाकाल लोक बनाया जा रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया जा रहा है, सब किसके काम है? सब देवी अहिल्याबाई काम कर चुकी है पहले से, उनको ही गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरवर्ड लेके जा रही है। डिफरेंस क्लियर हुआ? चलो अगला देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिर्फ वर्णन करना है तो कभी नेगेटिव लिखते हैं वर्णन में, क्या वर्णन में सिर्फ क्या करते हैं अपन, पॉजिटिव, ना वे फॉरवर्ड देंगे ना कुछ देंगे, सिर्फ उसके बारे में पूरा लिख दो। तुमसे पूछा इसके बारे में वर्णन करो, जो भी तुम्हें आता है सब इसके बारे में लिखते जाओ। और जनरली हम नेगेटिव चीजें अवॉइड कर देते हैं, कहाँ पे, वर्णन वाली डायमेंशन में। यहाँ तक डिफरेंस क्लियर है? चलो फिर से अपन क्विकली रिवाइज करते हैं, बताओ। जब अपन टिप्पणी वाले में आए थे तो टिप्पणी वाले में क्या करेंगे, जितनी भी जानकारी है छोटे छोटे फॉर्म बना के क्या करेंगे, उसके बारे में लिखते जाएंगे। चलो जब विवेचना पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, उसके फीचर्स, नेगेटिव लिखेंगे कि जनरली अवॉइड कर देते हैं, अवॉइड करेंगे। सेम वर्णन पे जा रहे हैं, डिस्कस के डिस्क्राइब पे भी जा रहे हैं, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों की मोस्टली पॉजिटिव, मोस्टली पॉजिटिव। नेक्स्ट अपन आ चुके हैं क्या है और क्या समझते हैं। तो क्या है में अपने थॉट लिखेंगे कि सिर्फ उसके बारे में कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन, ठीक है, कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन। और जब क्या समझते हैं तो फिर क्या करेंगे, अपन अपने थॉट भी वहां पे देना चालू कर देंगे। सेम जब प्रकाश डालने वाली बात आती है तो टॉर्च बनाएंगे कि उसके बारे में सब लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और हमारे खुद के विचार क्या हो सकते हैं। सिमिलर बेसिस पे जब मूल्यांकन पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और अभी उसका क्या योगदान है, या अभी वो हमारे लिए कैसे जस्टिफाई कर रहा है। और जब वर्णन पे आएंगे तो क्या लिखेंगे। चलो अब इस पे अपन डिफरेंस समझते हैं। एक यहां पे लिखा हुआ है और दूसरा क्या लिखा हुआ है, कैसे। तो ये बताओ इन दोनों में से किस जगह पे तुम ज्यादा अपना दिमाग लगाओगे, क्यों में कि कैसे में, बताओ। क्यों कि कैसे। कैसे तो जब भी अपन बताते हैं, ये पूछा गया कि भारत आजाद क्यों हुआ, भारत आजाद क्यों हुआ, और एक बार पूछा गया भारत आजाद कैसे हुआ, तो दोनों का मतलब सेम है कि बहुत अंतर है। तो जब अपन लिखेंगे भारत आजाद क्यों हुआ तो अपन क्या लिखेंगे, उस समय की महत्वपूर्ण घटनाएं कि ये परिस्थितियां बनी थी, इसकी वजह से भारत क्या हो चुका है, आजाद हो चुका है। और जब वो लिखा जाएगा भारत आजाद कैसे हुआ तो अपन क्या लिखेंगे, व्यक्तियों के योगदान के बारे में। तो जब भी हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है क्यों, क्या पूछा जाता है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज के बैकग्राउंड को बताते हैं। किसको बताते हैं, बैकग्राउंड को, उसका वर्तमान और भविष्य नहीं बताना है। अब भाई ने पूछा है कि अरल सागर को मरती हुई लवड़ी ये झील क्यों कहते हैं, तो हमें कारण बताने ऐसी कौन कौन सी चीज हो गई होगी जिसकी वजह से वो मरती जा रही है। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। क्यों में हमेशा अपन क्या लिखते हैं, उसका पास्ट की एक्टिविटी कि ये चीजें हुई इस वजह से ऐसे हुआ है। और जब भी लिखा हो कैसे तो वहां पे अपन किस में आ जाते हैं, उसकी प्रोसेस में, कि वहां पे ऐसी कौन सी प्रक्रिया हुई है जिसकी वजह से सारे बदलाव हमारे सामने आए हैं। तो क्या लग रहा है, ज्यादा ओपन आंसर किस में लिखेंगे, क्यों में कि कैसे में, किस में, कैसे में। चलो नेक्स्ट आ जाओ। फिर यहाँ पे क्या दिया है क्वेश्चन में, संक्षिप्त विवरण।
अब यहाँ पे इंग्लिश में यदि देखें तो मतलब क्या हो जाता है, तो जब भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखा हो तो यहाँ पे अपन फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते नहीं बना सकते हैं, बना सकते हैं। तो नॉर्मली अपन किसी भी क्वेश्चन में फ्लो चार्ट डायग्राम मैप बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन वाले में थोड़ी डिमांड होती है कि अपन उसको और ज़्यादा विजुलाइज करवा दें उस क्वेश्चन को, कि प्रॉपर उस क्वेश्चन को हम विजुलाइज कैसे कर सकते हैं कि अच्छा लूनी रिवर का संचित विवरण, तो अपन ने बता दिया छोटा सा इंडिया का मैप बना के यहाँ से उद्गम यहाँ पे एंड, ये ओरिजिन पॉइंट एंड पॉइंट, बीच में 4 नदियाँ आके और मिल चुकी हैं, ये इनकी विशेषताएं। चलो नेक्स्ट आ जाओ। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, मेंशन। मेंशन का मतलब क्या होना चाहिए, अब यहाँ पे अपनी तरफ से बताएंगे कि सिर्फ जो जो पता है उसके बारे में बताते जाएंगे। मैं तुमसे बोलूँ तो अपने जीवन के मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए, तो पॉजिटिव नेगेटिव बताओगे कि सिर्फ जो जो चीजें उसके बारे में बताते जाओगे, जो जो है सब लिखते जाओ। अब ना पॉजिटिव में ब्रेक करेंगे ना नेगेटिव में। यहां अपन हेल्प किसकी लेते हैं, राइटर्स की, रिपोर्ट्स की, और किसकी, डेटा की, कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हुआ, इस डेटा के अकॉर्डिंग ये हुआ, इसके अकॉर्डिंग ये हुआ। तो उन चीज को अपन किसमें हमेशा बताते जाते हैं, हमेशा उल्लेख वाले क्वेश्चंस में या मेंशंस वाले क्वेश्चन में। चलो 2 कीवर्ड और बचे हैं लास्ट, जिसके मुझे भी क्वेश्चन मिले नहीं 2 साल के पेपरों में। एक कीवर्ड तो आता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इलस्ट्रेट। क्या बोलते हैं, इलस्ट्रेट। हिंदी में क्या बोलेंगे, बताओ हिंदी वालों। विस्तार से समझाइए। तो ध्यान रखना है जब भी इलस्ट्रेट लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो उस क्वेश्चन का आंसर हमें किसके थ्रू देना है, डायग्राम के थ्रू। किसके थ्रू देना है, डायग्राम के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, ग्राफ चार्ट के थ्रू। कुछ ना कुछ हमारे लिए एक डायग्राम टाइप की चीज बनानी है जो उस आंसर को एक्सप्लेन कर रहा होगा। चलो अगला जो कीवर्ड बचता है लास्ट हमारे पास, वो बचता है आलोचनात्मक या समालोचनात्मक टिप्पणी कीजिए। क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है, क्रिटिकली एनालाइज, ये सब नाम सुने हैं। तो ध्यान रखो जब भी क्रिटिकल वर्ड आ चुका है, क्या आ चुका है, क्रिटिकल, तो उस क्वेश्चन के ना 4 पार्ट हो चुके हैं। क्या पार्ट हो चुके हैं, 4 पार्ट। पहला पार्ट क्या है, हमें उसकी वर्तमान स्थिति को बताना है सबसे पहले, कि हाल फिलहाल में वहां पे स्थिति क्या है। फिर उसके बाद उसमें सकारात्मक क्या है, उसके बाद उसमें नकारात्मक क्या है, और अंत में क्या होना चाहिए। जब भी क्रिटिकली एग्जामिन दिया हुआ हो, एनालाइज, आलोचनात्मक, समालोचनात्मक, तो वहां हम बताते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, वहां पे हमारे थॉट होने मस्ट होते हैं। तो हमने जो कीवर्ड देखे हैं तो इसके हिसाब से हमें क्या करना है, आंसर को लिखना है। चलो लास्ट में 2-3 चीजें और बताते जाओ, जल्दी से रिवाइज करें अपन क्विकली। बताओ सबसे पहले आंसर राइटिंग क्या हो चुकी है, तो प्रैक्टिस कभी कभार की डेली, दिन भर कि दिन में 1-2 घंटे, बहुत है 1 घंटा, आ ही नहीं रहा तो लिखोगे क्या, गाने थोड़ी लिखना था हमारे लिए बैठ के। चलो सेकंड चीज, सब क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या ढूंढेंगे, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स के बाद हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, ब्रेक कर लिया, फिर हम आंसर को क्या लिखेंगे, बढ़िया प्रेजेंटेशन के फॉर्म में, क्योंकि हमें 14,000 से गाड़ी को कहाँ पे लेके आना है, 23 में, कहाँ पे नहीं, 450 नहीं, वो ना जीवन और खराब है। मैं लिटरली बता रहा हूँ ना, मतलब मेरे इतने सारे जो दोस्त यारों का एक्सपीरियंस है ना, मतलब उन सब से खुश मैं हूँ। क्योंकि या तो देखो IAS बन जाओ, लाइफ बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि तुम्हें बताया ना मुझसे अच्छा कोई संसार में कोई नहीं है। और सबसे ज़्यादा घटिया लाइफ बेचारे किनकी होती है, जो इंडियन पोस्टल सर्विस, समझ रहे हो, या इंडियन रेलवे सर्विस, इस टाइप के बेचारे बहुत दुखी रहते हैं, क्योंकि 10 नंबर से वो क्या बन सकते थे, IAS। तो ना तो IAS जैसे, मतलब वही वाली बात होगी ना कि अब ना उगल पा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं। तो सेम ऐसा हो जाएगा कि अल्टीमेटली देखो 2-4 साल वाले डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे, तो जीवन भर उनको ही देखते रहोगे, अरे यार ये डिप्टी कलेक्टर बन गया यार, गाड़ी है, बंगला है, मैं देखो यहाँ पे
कोऑपरेटिव या कुछ भी थर्ड वाली पोस्ट है, खुद की गाड़ी लेके जा रहा हूँ, इंदौर में पोस्टिंग है, 35-40 हज़ार रुपये सैलरी मिल रही, क्या ही करूँगा जीवन का, इससे अच्छा कोचिंग पढ़ा लेता। तो ट्राई अपन को कहाँ के लिए करना है? 23 के लिए। फिर चौथी चीज़, किसका काम करना है हमारे लिए? सेल्समैन वाला। तो सेल्समैन कहाँ पे बनना है? पूरी कॉपी में कि सिर्फ किन क्वेश्चन में? जिनके आंसर बहुत कम आ रहे हैं, और कोई ऐसा क्वेश्चन मिल गया जिसका आंसर बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे क्या करना है? सीधे सीधे छोड़ देना, वहाँ पे लिख देना भैया अगले साल मिलेंगे, या इस साल ही अच्छे नंबर दे दो। ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल नहीं आना है, ब्लफ बिल्कुल नहीं खेलना है, क्योंकि 6-7 मिनट खराब हो जाएंगे, नंबर अल्टीमेटली कितने मिल रहे होंगे? 0। इससे बेटर क्या, उसका पूरा छोड़ के आगे बढ़ जाओ। जहाँ पे कैलकुलेटिव गैस हो सकता है वहीं पे आगे बढ़ना है। चलो, और कोई डाउट कि सेशन एंड करें? अच्छा, समीक्षा एग्जामिन का ही पार्ट हो जाता है। समीक्षा में बस अपन क्या कर देते हैं, अपनी तरफ से नहीं बताते हैं कुछ भी, कि तुमसे पूछा गया कि इस योजना की समीक्षा कीजिए, तो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएंगे कि ये होना चाहिए, क्योंकि हमें सब क्या बताना है, उसके बारे में देख के बताना है। तो भैया इसके 3 मुख्य बिंदु थे, इसका ये सकारात्मक है, ये नकारात्मक है, फिर कहानी खत्म है। उससे ज़्यादा में कुछ नहीं लिखते समीक्षा वाले में। बस यही अंतर हो जाता है आलोचनात्मक और समालोचनात्मक में। जब भी क्रिटिकली जुड़ जाता है तो वहाँ पे अपनी तरफ से क्या जोड़ देते हैं, एक वे फॉरवर्ड, और कि हमें लगता है ऐसा होना चाहिए, अदरवाइज उस चीज़ को हम हटा देते हैं। और कुछ? अवलोकन, अवलोकन वर्णन का ही दूसरा पार्ट हो जाता है, जिसको अपन डिस्क्राइब बोलते हैं ना, वही अवलोकन हो जाता है। तो जो डिस्क्राइब में लिखते हुए अपन किस में लिखते हैं? अवलोकन में। फिर कई बार ऐसा आ जाता है, एक क्वेश्चन, हाँ एक और लिख लो, कि जो अभी इस बार नहीं आया, 2 साल से 19 में आया है, कि निबंध लिखी है। कभी भी क्वेश्चन में आ जाता है निबंध लिखी है, 11 मार्कर में, 15 मार्कर में आ जाता है। मेरे हिसाब से सभी लोग एक एक निबंध तो लिख चुके होंगे, लाइफ में पढ़ चुके होंगे। तो जो भी तुम पीएससी के निबंध देखते हो, तो वहां पे पॉइंट हेडिंग होती है कि सीधा पैरा पैरा में चलता है। तो जब भी क्वेश्चन में लिखा है निबंध लिखी है, तो वो पॉइंट पैरा में लिखा जाएगा कि पैरा में लिखा जाएगा? कोई हेडिंग बनेगी क्या? कोई फ्लो चार्ट, कोई डायग्राम, मैप, कुछ भी नहीं। सिर्फ किस में लिखेंगे अपन? पैरा के फॉर्म में। चलो, हो गए सारे डाउट क्लियर? तो फिर कल किसका रिवीजन का अपने लिए? कल किसके आंसर राइटिंग है? पेपर 3 यूनिट। चलो तो अपन देखते हैं अब उसके लिए कल। जाओ पढ़ो एकदम। थैंक यू।